हीरो बाजी में गुजार दिहला सातवा या आठवा। हीरो बाजी में गुजार दिहला सातवा या आठवा। नाइन्थ टेंथ में कॉल में हनतवा बबुआ कॉल हो। बबुआ कॉल में हनतवा बबुआ कॉल हो। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गोधली भाग 2 के दूसरा पाठ 20 के दांत को पढ़ने वाले हैं। गोधली भाग 2 के जो दूसरा पाठ है 20 के दांत, जिसका लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया पाठ 20 के दांत को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेखक के जीवनी के बारे में बताएंगे, फिर पाठ के बारे में चलेंगे। दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर यह पाठ हम पढ़ाएंगे, यदि आपको समझ में न आएगा तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। दोस्तों बस आप लोग अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दूसरे के पास भी शेयर कीजिए। दोस्तों जितने ज़्यादा व्यू आएगा उतना ही हम वीडियो बनाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। चलिए हम जीवनी के बारे में चलते हैं। इन 20 के दांत के लेखक जो हैं नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म पटना के बदर घाट में 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदर घाट में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र नलिन बिलोचन शर्मा जी थे। इनके माता के नाम रत्नावती शर्मा। इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पटना पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए थे। और एमए की पढ़ाई जो है हिंदी और संस्कृत में किए थे पटना विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई किए थे, और हिंदी और संस्कृत में किए थे। किस विश्वविद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से। और बाद में चल करके 1959 में उसी पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष बने और हिंदी के अध्यक्ष के पद पर ही थे। तो उनका देहांत हो गया। उनका देहांत जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया। जब वे अध्यक्ष के पद पर ही थे तो उनका मृत्यु हो गया 12 सितंबर 1961 को। ऑब्जेक्टिव में आता है कि नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए किस कॉलेज से किया है? तो पटना विश्वविद्यालय। और अपनी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की? तो कॉलेजिएट स्कूल से। कहाँ से? कॉलेजिएट स्कूल से। इनका जन्म जो है पटना बदरघाट 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा। ये अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। और दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं ज़्यादा नहीं है, 3-4 VVI हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पहला इनका जो रचना है हिंदी उपन्यास और दृष्टिकोण जो है सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो दृष्टिकोण आता है। तो दृष्टिकोण, हिंदी उपन्यास और साहित्य का इतिहास दर्शन और एक ये जो है 20 के दांत, इनकी रचनाएं हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इनकी जीवनी दोस्तों इतना ही है। अब हम चलते हैं पाठ के बारे में। बस आप लोग अंत तक बने रहिए। और इतना रोचक यह पाठ है कि जब आप लोग देखेंगे ना तो समझिए कि आपका दिमाग जो है एकदम फ्रेश हो जाएगा और यह पूरा पाठ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दोस्तों
बस आप लोग अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे के पास भी भेजिए जो लोग इस 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों इस पाठ में जो है हम लोग मध्यम वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है कि 20 के दांत कहानी में किस वर्ग की चर्चा की गई है, तो मध्यम वर्ग की। किस वर्ग की? मध्यम वर्ग की। इस पाठ से जो है मनोवैज्ञानिकता का भाव जो है उजागर होता है। मनोवैज्ञानिकता का यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि 20 के दांत कहानी किस को उजागर करती है, तो मनोवैज्ञानिकता का उजागर करती है पाठ। यह पाठ जो है 20 के दांत, यह पाठ जो है एक प्रकार की कहानी है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है, पाठ की कौन सी विद्या है, तो एक कहानी है। 20 के दांत एक क्या है? कहानी है। और कहानी है तो हम कहानी के जरिए, एक कहानी से भी ज़्यादा रोचक बना करके हम इस पाठ को आपको समझाऊंगा। बस आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए, यह पाठ में जो है एक रईस आदमी जिनका नाम सेन साहब है, जिनका नाम जो है सेन साहब, उनके पत्नी एक थी जिनका नाम तो नहीं दिया है, लेकिन उनको इस पाठ में मेम साहब, इनका नाम जो है सेन साहब और उनका नाम मेम साहब। एक सेन साहब जो थे, या सेन साहब, इनका नाम था सेन साहब, और ये इनके पत्नी थी जिसे सेन साहिबा कहा जाता था या मेम साहब कहा जाता था। मेम साहब या सेन साहिबा। इनके एक पुत्र, सबसे छोटा लड़का का नाम कासू था। इनकी मात्र एक ही पुत्र था जिनका नाम था कासू। इनकी 5 पुतरियां थी। कितने पुतरियां थी? 5 जो पुतरियां थी, इनकी 5 पुतरियों का नाम जो है सीमा, आलो, रजनी, शेफाली, आरती। मतलब इनकी 5 लड़कियों का नाम जो है ठीक से अगर बताएं तो आरती, घुमावे, शेफाली हो, सीमा, आलो के रजनी। आरती, शेफाली, सीमा, आलो, रजनी, ये 5 इनकी लड़कियां थी। और ये 5 लड़कियां जो थी एकदम सुशील थी। और इनके घर में जो नियम बनाया गया था कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब हंसना है, कब नहीं हंसना है, इन सभी नियमों का पालन जो है ये लड़कियां करती थी। देखिए, सेन साहब के घर में एक नियम बनाया गया था जो कि लिंग के आधार पर बनाया गया था। मतलब कि पुरुष के लिए अलग और महिलाएं के लिए अलग नियम बनाया गया था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि सेन साहब के घर में बनाए गए नियमों का उल्लेख कीजिए। तो सेन साहब, इसका आंसर होगा कि सेन साहब लिंग के आधार पर अपने घरों में नियम बनाए थे कि जैसे कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई, खेल कूद के बारे में था। और उन सब का नियम का पालन जो है इनकी लड़कियां जो है करती थी। और इतना अपने माता पिता के बात जो है इतना मानती थी, इनके माता पिता जो भी कुछ कहते थे ये सभी बातों को मानती थी इनकी लड़कियां। और उनके सामने कुछ भी नहीं बोलती थी। मतलब कोई भी जवाब किसी के सामने, ऐसा समझो कि जैसे कि वो कठपुतलिया थी। क्वेश्चन में आता है कि कठपुतलिया कौन थी, तो कठपुतलिया जो है इनकी 5 लड़कियां जो थी कठपुतलिया थी। देखिए, कठपुतली का अर्थ होता है, आप लोग कोरोना वायरस के समय एक गाना आया था कि छूट गईल धाधाइल मंगल चांद के मिशन भुलाइल, कुदरत के आगे देखो विज्ञान भी बवना हो गईल, भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गईल, भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गई। कठपुतली का अर्थ होला मतलब जावना में जान प्राण नहीं है। दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव में
भोजपुरी में बताएं पढ़ाएं तो बहुत बढ़िया से पढ़ाएं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो जो है हम भोजपुरी में बनाएं या हिंदी में बनाएं। यदि हम भोजपुरी में वीडियो बनाएंगे तो कम समय में भी बनेगा और ज़्यादा रोचक भी होगा, लेकिन हिंदी में अभी हमें अभ्यास नहीं है, नया नया वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, पहले वीडियो हम बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा अभी अभ्यास बहुत कम है। तो इनके पांचों पुतरिया जो थी कठपुतली थी, मानो कि इसमें जान प्राण नहीं है। कठपुतली का अर्थ होता है कि उसमें जान प्राण नहीं है। इस तरह का जो है ये लोग अपने माता पिता के सामने रहती, मतलब अपने माता पिता के नज़र में कठपुतलियाँ थी, और इस बात को लेकर इनके माता पिता को काफ़ी गर्व था, क्योंकि किसी के भी बाल बच्चा जो है कठपुतलिये के समान है, मतलब उनके हर बात को मानता है। तो उनके माता पिता को क्या होता है, माता पिता को बहुत ज़्यादा गर्व होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि लड़कियां जो है कठपुतलियां हैं, इस बात से किसे गर्व है, तो माता पिता को। किसे? माता पिता को। और कासू जो था, कासू ये घर के मात्र एकलौता बेटा था, और इन लोगों ने इसे इतना ज़्यादा प्यार दुलार दिया था कि ये लड़का जो था प्यार दुलार से एकदम बिगड़ गया था, जिससे कासू को दुर्ललित कहा गया है। दुर्ललित का अर्थ होता है लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बच्चा, लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बच्चा। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि दुर्ललित लड़का, या दुर्ललित कौन था, तो कासू। दुर्ललित का अर्थ क्या होता है, तो लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बच्चा। और कासू जो है घर में जितने भी नियम बनाए गए थे, घर में जितने भी नियम बनाए गए थे उन नियमों का पालन नहीं करता था। तो सब्जेक्टिव में आता है कि कासू जो है किन मामलों में अपवाद था, कासू किन मामलों में अपवाद था। तो इसका आंसर होगा कासू जो है अपने घर में बनाए गए नियमों के मामले में अपवाद था। मतलब कासू जो है अपने घर के बनाए गए नियमों में क्या था, अपवाद। नियमों के मामले में क्या था, अपवाद था, क्योंकि कासू किसी भी नियम को नहीं मानता था, वो नियमों को धजिया उड़ा देता था। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि नियमों का पालन कौन नहीं करता था, तो कासू। ठीक है। अब सेन साहब जो थे, इनका एक फैक्ट्री था, इनका एक फैक्ट्री। अच्छा, अभी सेन साहब एक कार किने थे। ये कार हम बना रहे हैं, किस तरह से कार बनता है दोस्तों। एक कार, सेन साहब एक कार खरीदे थे, जिस कार का नाम स्ट्रीमल इंड था। मतलब ऑब्जेक्टिव में आता है कि सेन साहब का कार का नाम क्या था, स्ट्रीमल इंड। यह कार जो है काला रंग का था। किस रंग का था, काला रंग का। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कार किस कलर का था, तो काला रंग का। किस कलर का था, तो काला कलर के। और यह कार जो है 7,500 रुपये में खरीदा गया था। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सेन साहब का कार कितना का था, तो 7,500 रुपया का, 7500 का। और यह कार इतना ज़्यादा चमकीली था, मतलब इतना ज़्यादा चमकता था कि समझो उसमें अपना चेहरा देख लो, इतना ज़्यादा चमकता था यह कार। लेकिन इस कार को डर बना रहा था, मतलब घर सेन साहब को डर बना रहता था कासू से कि कहीं कासू कार को तोड़ फोड़ ना कर दे। तो सबसे ज़्यादा कार को कोई तोड़ फोड़ ना कर दे तो किससे डर बना रहता था, कासू से। लेकिन लड़कियों से कोई डर नहीं बना रहता था। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी आता है कि कार को किससे डर था, कार को खतरा ना हो जाए, किससे डर था, कासू को। कार से किससे डर नहीं था, तो लड़कियों से। ठीक है। अगला, इनके एक फैक्ट्री था। इनके फैक्ट्री में एक गिरधर लाल नाम के एक व्यक्ति काम करते थे। इनका नाम जो था गिरधर लाल था। गिरधर लाल जो थे सेन साहब के फैक्ट्री में कार्य करते थे, किरानी के पद पर। किस पद पर, किरानी के पद पर नौकरी करते थे सेन साहब के फैक्ट्री में। कौन, गिरधर लाल। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि गिरधर लाल किस पद पर काम करते थे, तो किरानी के पद पर। किसके फैक्ट्री में काम करते थे, तो सेन साहब के फैक्ट्री में। और गिरधर लाल जो थे एक आउट हाउस, एक घर में रहते थे, जिस घर का नाम आउट हाउस। इसका अर्थ हुआ आउट मतलब बाहर, हाउस मतलब घर, बाहर के घर में। तो गिरधर लाल कहाँ रहते थे, तो आउट हाउस में। कहाँ रहते थे, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि गिरधर लाल कहाँ रहते थे,
तो इसका आंसर होगा आउट हाउस में। यह कार जो था इसको बंगले के बरसाती में खड़ा किया जाता था। देखिए दोस्तों, बरसाती आप लोग समझ रहे हैं कि जो वर्षा से बचाव करता है उसे बरसाती बोला जाता है। तो बंगले की बरसाती में कार को खड़ा किया जाता था। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी आता है कि कार को कहाँ रखा जाता था, तो बंगले की बरसाती में। कार किस कलर का था, तो काला। कार कितने का था, तो 75,000 7500 के मतलब 7,500 के। कार का नाम क्या था, तो स्ट्रीमल इंड। ठीक है, उसके बाद जब चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधर लाल काम करते थे। इनके एक पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम नहीं दिया हुआ है। और इन गिरधर लाल के भी एक पुत्र था जिनका नाम था मदन। इनका पुत्र जो था इनका नाम था मदन। ये सब इनकी 5 लड़कियां हैं, चोटी बना दे रहा हूँ। इनका पुत्र जो था इनका नाम था मदन। इनका उम्र भी 5-6 साल था, 5 से 6 साल का था। और कासू भी 5 से 6 साल का था। ऑब्जेक्टिव में आता है कि कासू कितने साल का था, तो 5-6 साल के, या मदन कितने साल का था, तो 5-6 साल के। एक दिन सेन साहब के घर दूर के रिश्तेदार आए थे, जो कि एक पत्रकार थे। जो एक क्या थे, पत्रकार थे। और 1-2 व्यक्ति और आए थे इनके घर। और ये लोग घर में बैठ के बातचीत कर रहे थे अपने घर में बैठ करके। और उसमें पत्रकार महोदय साहब भी थे, जो कि उनके दूर के रिश्तेदार थे। तो बात यह हो रहा था, और सेन साहब के जो दोस्त थे पत्रकार महोदय, वो अपने बेटे को भी लेकर के आए थे। उनका बेटा भी छोटहाने था, तो लेकर के आए थे। तो काफी होनहार था उनका लड़का, देखने में भी ऐसा लगता था। जब 2-4 आदमी जो उनके घर में और आए थे तो देखे उनको, तो उनसे रहा नहीं गया, आखिर में पूछ ही लिए कि आपके बेटा जो है काफी ज्यादा होनहार दिखता है, आप इसके बारे में आपके मतलब इसे आगे चल करके क्या, इसके मतलब आप अपने बेटे में कैसी संभावनाएं देखते हैं कि ये आगे चल कर क्या करेगा। ये लोग पूछे लोग किन से, तो पत्रकार महोदय से। लेकिन पत्रकार महोदय अभी बोलने ही वाले थे, उनसे पहले सेन साहब अपने बेटे के बारे में बोलने लगे। सेन साहब कहने लगे कि मेरा बेटा जो है, मैं अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाऊंगा। बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो ऑब्जेक्टिव आता है कि सेन साहब कासू को क्या बनाना चाहता है, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाऊंगा। गांव के लोग कहते हैं कि आप अपने बेटे को किंडरगार्टन स्कूल में भेज दीजिए, लेकिन मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजता हूँ। और इसके लिए मैं अपने फैक्ट्री से 2-4 बढ़ई मिस्त्री को बुला करके घर पर 1-2 घंटा इसके साथ ठुक ठाक करवाता हूँ, ताकि कुछ इंजीनियरिंग का काम मेरा बेटा जो है सीख सके, कुछ तालीम इसे मिल सके। किसने कहा, सेन साहब ने। अब बताइए दोस्तों कि घर पर बढ़ई दोबारा इंजीनियर बन जाइए कर लेके आई 5-6 साल के कासू। तो सब्जेक्टिव में आइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे और उसके लिए कैसी शिक्षा तय किए थे। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे और उसके लिए किस तरह का शिक्षा तय किए थे। तो इसका आंसर होगा कि सेन साहब अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, और उसके लिए अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर बढ़ई द्वारा 1-2 घंटा घर पर बुला करके ठुक ठाक का काम करवाते थे। ठीक है, अब फिर बोले कि मेरा बेटा जो है मेरे बुढ़ापे का सहारा है, आंखों का तारा है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि आंखों का तारा कौन है, कासू। बुढ़ापे का सहारा कौन है, कासू। ठीक है, कासू के पिताजी कासू को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। अब इनका बात जो है सेन साहब का खत्म हुआ। अब फिर पूछे लो पत्रकार महोदय से कि आप अपने बेटे के बारे में कुछ राय दीजिए, कुछ बताइए।
तो पत्रकार महोदय ने बोले कि मैं अपने बेटे को जेंटलमैन बनाऊंगा और जो कुछ भी बने इसकी पूर्ण आज़ादी रहेगी। मतलब मैं अपने बेटे को जेंटलमैन बनाऊंगा और जो कुछ भी बने इसकी पूर्ण आज़ादी रहेगी। यह बात जो है सेन साहब सुने और सुन करके मन ही मन ऐंठ करके रह गए। तो ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्तों कि किसके बातों से सेन साहब ऐंठ करके रह गए, तो पत्रकार महोदय के बातों से कौन ऐंठ कर रह गया, तो सेन साहब। ठीक है, उनको बात यह सुना नहीं गया दोस्तों, क्योंकि ये जहाँ भी जाते थे अपने बेटे के बारे में बड़ाई बतियाते थे, क्योंकि ये जो बोले कि मेरा बेटा जेंटलमैन बन गया, इसको सुना नहीं गया, देखा नहीं गया, और ये क्या हो गया, भीतरे भीतरे ऐंठ रहे थे। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि सेन साहब किसके बातों से ऐंठ कर रह गए, तो पत्रकार महोदय के बारे में, नहीं, पत्रकार महोदय के बातों से ऐंठ करके रह गए। उस वक्त इनके घर में जो है बातचीत हो ही रहा था, तो बाहर, इनके घर के बाहर जो था, इनका कार जो, ये जो स्ट्रीमल इंड था, घर के बाहर खड़ा था, और इनके मित्र का कार भी खड़ा था, और इनका कार भी खड़ा था। तो गिरधर लाल के जो लड़का है मदन, ये खेलते खेलते इनके द्वार पर चला गया था, और जा करके जो स्ट्रीमल इंड जो कार था उसको टच कर रहा था, छू रहा था। तो सेन साहब के एक ड्राइवर को इस पाठ में सोफर कहा गया है। सोफर ऑब्जेक्टिव में आता है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ड्राइवर होता है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर। इस पाठ में ड्राइवर को सोफर बोला गया है। तो सोफर साहब जो थे मदन को ढकेल दिए, मदन को क्या कर दिए, ढकेल दिए, और मदन का नाक से खून निकल रहा था। तो मदन अपने घर आया, अपने माँ से बताया। तो उनकी माँ जो है इनके साथ आई, और आई तो सोफर से झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। तो जब ये लोग बाहर बातचीत कर रहे थे, घर के अंदर ये लोग बातचीत कर रहे थे, और बाहर जो है शोरगुल हो रहा था झगड़ा का। तो इनके इतने में जब शोरगुल सुनाई दिया इन लोगों को, तो इनके पत्रकार महोदय साहब बोले कि चलिए, कोई, अब मेरा भी समय हो गया, अब हम भी चलते हैं घर पे। तो सभी लोग जब घर में से निकले तो ये जो मदन था सोफर के उछल के कॉलर पकड़ रहा था। मतलब मदन सोफर के साथ लड़ाई कर रहा था, उनके माँ भी कुछ बात, मतलब झगड़ा ही हो रहा था। तो सेन साहब जब घर में से निकले, तो जब खड़ा हो गए सेन साहब, तो इनके माँ शांत हो गई, क्योंकि सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधरलाल काम करते थे, और गिरधरलाल के बेटा था मदन। तो इनके माँ जो थी, सेन साहब जो हैं उनके मालिक हुए। मतलब अपने मालिक के सामने झगड़ा करना यह उचित नहीं होगा। मतलब यह बात सोच करके इनकी माँ जो है मदन के चुपचाप मुड़ी नीचे गाड़ ली। तो सेन साहब बोले कि क्या हुआ था, तो सोफर कहता, वही सोफर झूठ बोलक, कहता कि देखिए, ये जो लड़का है कार को तोड़ रहा था, और हम इसे जरा सा डांट दिए, तो इनके माँ भी आकर मुझसे झगड़ा कर रही हैं। अब बताइए कि कितना ज़्यादा यहाँ अन्याय हुआ दोस्तों। और ये इनकी माँ जो है, मदन के माँ, अब कहे तो कहे क्या, इनके मालिक जो है सामने थे, लेकिन उस टाइम इनकी माँ जो है खून पी करके घर पर चली गई, कुछ नहीं बोली। तो जब अब बारी आया इनके बेटे का, कासू जो है उसी टाइम में दूसरे कार के नीचे, उनके पत्रकार महोदय साहब की कार के नीचे घुस करके नट बोल्ट खोल रहा था, ठुकठुका रहा था। तो आवाज जब सुनाई दिया तो देखा लो, रे कार में से आवाज कैसा आ रहा है। तो देखे लो सबसे पहले कि कार के जो पीछे के बत्ती होता है, लाल बत्ती जो ब्रेक लगाने पर जो जलता है, उस बत्ती को इन्होंने चकनाचूर कर दिया था। ऑब्जेक्टिव आता है कि कार के बत्ती को किसने चकनाचूर कर दिया था, तो कासू कार के बत्ती के चकनाचूर कर दिल रहे। उसके बाद जब देखे लो कि नीचे से जब देखे लो, तो कासू जो है नट बोल्ट को
ढीला कर रहा था। तो उस टाइम सेन साहब बोले, अब देखिए जब ये मदन था तो केवल कार छुआ था तो उनको इतना कुछ सहना पड़ा, और इनका बेटा बत्ती को चकनाचूर कर दिया था, फिर नीचे से नट बोल्ट ढीला कर रहा था। अभी आगे और बता रहा हूँ कि क्या क्या किया है। तो ये सेन साहब बोले कि हाँ देखा आप लोगों ने कि मेरे बेटे में जो है इंजीनियर बनने का कितना ललक है, कि अभी से ये कार के बत्ती को तोड़ करके देख रहा है कि इसमें बत्ती कैसे जलता है, और देखिए कि इसको इंजीनियर बनने का कितना चस्क है कि ये नट बोल्ट को नीचे से देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसमें जोड़ा गया है, किस तरह से कसा गया है। देखिए कि यह कितना बड़ा जो है इंजीनियर बनने की सोच रहा है। इस इसके मन में अभी से ही इंजीनियर बनने की उत्सुकता जगी हुई है। ठीक है, अब जब देखे लो कि अगला टायर में हवा नहीं है, तो देखा गया कि हवा जो है कासू भी, तो थोड़ा फिर मुस्काए सेन साहब बोले कि इन्हीं का कार होगा, यहीं खोला होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका मन रहता है कि इंजीनियर बने, और ये इंजीनियर के सीखने के मतलब सीखने की ललक में ये सब कर रहा है। ठीक है, तो बोले सेन साहब कि जाओ अपने शोफर से बोले कि पंप ला करके हवा दे दो। तो शोफर साहब ने पंप ला करके हवा दिए। अब जब शाम के समय हुआ तो सेन साहब अपने फैक्ट्री में गए। अब फैक्ट्री में गए तो गिरधर लाल को थोड़ा सुनाए, बोले कि देखिए आपका बेटा जो है मेरे कार को तोड़ रहा था, और मेरे शोफर उसको थोड़ा डांट दिया, तो आपके ऊपर से पत्नी भी आकर डांट रही थी, झगड़ा कर रही थी मेरे शोफर से, और आपका बच्चा तो और उछल उछल के झगड़ा कर रहा था कि उसको जरा उस पर ध्यान दो और उसे डांटो। देखना ऐसा ही लड़का जो है आगे चल करके चोर गुंडे डाकू बनते हैं। किसने कहा दोस्तों? सेन साहब ने। ऑब्जेक्टिव में आता है कि किसने कहा कि ऐसा ही लड़के आगे चल करके चोर गुंडे डाकू बनते हैं, तो सेन साहब ने कहा था। तो जब गिरधरलाल घर पर आए तो मदन को पीटने लगे, और मदन जो था ये बहुत छोटी छोटी गलती पर भी मदन को बहुत मार पड़ता था उनके पिता के द्वारा। ऑब्जेक्टिव में आता है कि मदन को क्या खाना मामूली बात था, तो मार खाना। किसके हाथों से? अपने पिता के हाथों से मार खाना मामूली बात था, क्योंकि छोटी छोटी गलती पर उनके पिताजी जो थे मदन को मार रहे थे। और जब वो आए तो उसको फिर मारने लगे, तो मदन चिल्ला रहा था। अब मदन और सेन साहब के घर जो था ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब आसे पास में ही दोनों का घर था। जब ये चिल्ला रहा था मदन, तो इनका आवाज जो है सेन साहब के घर तक जा रहा था। तो सेन साहब के पत्नी जो थी सेन साहिबा मेम साहब, वो सुन रही थी, और सुन करके बोली देखिए ना, कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहे हैं भिखमंगा के बेटा कहीं का। ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्तों कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किसकी है? तो सेन साहब की। ऐसे ही कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहे हैं भिखमंगा के बेटा कहीं का, यह किसकी पंक्ति है? तो सेन साहिबा की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है। अब जब मदन जो है पिटाया उस रात को, तो इन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मेरे साथ जो है और मेरे पिताजी के साथ भी अन्याय हो रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया कि मेरे पिताजी को जाकर के भी बोले हैं, और इस सब के बारे में एक में दो जोड़ जोड़ करके मेरे पिताजी को बताए हैं। तो ये अपने मन में रख लिया कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तब से उनके घर की ओर इन्होंने, छोड़ देता हूँ, नहीं कहता हूँ अपने लफ्ज से, मतलब उनके घर की ओर जाना तो दूर देखना भी बंद कर दिया। कौन? मदन। और अपने गली में एक दिन लट्टू खेल रहा था, अपने गली में छोकरों के साथ, अपने आसपास के जो लड़का थे इधर इनके घर का, उन्हीं के साथ गली में लट्टू खेल रहा था। तो कासू आया। कासू जो था इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि किसी के ऊपर हाथ चला देता था, सुफर के ऊपर, अपने बहनों के ऊपर, किसी के ऊपर हाथ चला देता था, क्योंकि उससे ज्यादा वो लड़का जो था उसे इतना प्यार मिल रहा था, जिसके कारण वो काफी बिगड़ गया था। बहुत मतलब किसी को कुछ भी बोल देता था, किसी के ऊपर हाथ चला देता था। तो जब मदन जो है अपने
एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया दोस्तों। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि लेखक जो है मदन और सोफर के बीच में झगड़ा हुआ था ना कार छूने की वजह से। अब सब्जेक्टिव में आएगा कि मदन और सोफर के झगड़े के कारण क्या है, तो लट्टू घुमाना। लेकिन मदन और सोफर के विवाद के बीच लेखक क्या बताना चाहते हैं, यह सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव में आएगा कि मदन और सोफर के बीच झगड़े मदन और सोफर के विवाद के बीच लेखक क्या दिखाना चाहते हैं या क्या आशय स्पष्ट करना चाहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि मदन और सोफर के झगड़े के विवाद के बीच लेखक यह दिखाना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि कोई भी अमीर आदमी, कोई भी महल वाले आदमी यह नहीं चाहता है कि किसी गरीब के बच्चे जो हैं उनके सामानों उसके घरों के आसपास भी भटके, और किसी महल वाले को झोपड़ी वाले के प्रति, मतलब किसी महल वाले लोगों को किसी झोपड़ी वाले के बच्चों के प्रति या झोपड़ी वाले के प्रति किस तरह का व्यवहार रहता है, किस तरह वे लोग झोपड़ी वाले से व्यवहार करते हैं, इस बात को जो है लेखक इनके झगड़ों के द्वारा दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मदन जब लट्टू घुमा रहा था अपने गली में तो कासू आया। कासू जब आया तो देखिए वो कितने अकड़ के साथ बोल रहा है कि ओए हम भी लट्टू खेलेगा। ये बोला कि हम भी लट्टू खेलेगा। इसी पल का तो इंतजार कर रहा था मदन, क्योंकि इनको बदला लेना था। अब बाकी जो लड़का था तो कुछ नहीं बोले लो, लेकिन मदन बोला कि है जा बड़ा आया लट्टू खेलने, लट्टू है भी तेरे पास? तो कहता नहीं देंगे लट्टू, जा अपने पापा से खरीदा ले। अब ये जो है हाथ चला दिया इस पर, मदन पर, क्योंकि बहुत ज्यादा हाथ छूटू था, हाथ चला दिया मदन पर। अब मदन भी कहाँ मानने वाला था, क्योंकि बच्चों में जो है यह नहीं मतलब बच्चे जो हैं ये नहीं उनको समझ होता है कि कौन मतलब अमीर है, किससे क्या करना चाहिए, किसके साथ कैसा रहना चाहिए। बाकी सब लड़के तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मदन जो है क्योंकि इनके साथ अन्याय भी हुआ था तो मदन भी उससे बाज गया। अब बाज करके उसको उठा करके पटक दिया, उठा के पटका उसका 2 दांत तोड़ दिया और उसके छाती पर चढ़ करके इतना मारा जब तक नहीं मतलब उसका हिक नहीं भर गया, इतना मारा कि उसका जब हिक भर गया कि हाँ हम अब खूब पीट लिए हैं, तब उसके छोड़ करके एक बार भाग गया। और इस लड़ाई जो है, इस लड़ाई को लेखक ने इस तरह के व्याख्या किया है, इस तरह की संज्ञा दिया है कि ऐसे बोले हैं लेखक कि ऐसे लड़ाई था जैसे मानो कि बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई था। बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई था। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि बंगले के पीले किसे कहा गया है, तो कासू को, और गली के कुत्ते किसे कहा गया है, तो मदन को। अब फिर से कासू को एक और संज्ञा दिया गया है, संज्ञा का मतलब नाम। कासू को एक और संज्ञा दिया गया है कि लेखक बोलते हैं जो मदन के साथ में जो लड़के थे उनको कौआ के जमात बोला गया था। क्या बोला गया, कौआ के जमात। और कासू जो है इनको हंस बोला गया। क्या बोला गया, हंस। तो कौए के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो हंस ललक गया, मतलब कासू ललक गया। ठीक है, कासू जो है, अच्छा मदन जो है अपने गांव के बच्चों के साथ क्या खेल रहे थे, तो लट्टू खेल रहे थे। इन दोनों के बीच के झगड़े कारण क्या था, लट्टू घुमाना था। उनको मार करके वहां से निकल गए जब मदन, तो कासू जो है लार पुआर हो गया था, उसी तरह से गया अपने घर पे खून चुआवते, उसका 2 दांत टूट गया था। इसीलिए दोस्तों जो है इस पाठ का नाम जो है 20 के दांत रखा गया है। ये जो काफी ज्यादा जो है मुंह फट्टू हो गया था और किसी के ऊपर हाथ चला देता था, ये दुर्ललित था, और वहीं इसका 20 के दांत जो था इन्होंने झाड़ दिया, इसीलिए इसका नाम, इस पाठ का नाम जो है 20 के दांत रखा गया है। और जो लार पुआर होकर के अपने घर पर जब गया कासू, तो इनके घर वाले जब देखे लो तो एकदम क्रोध में आग बबूला हुए लो। और उसी टाइम जो है सेन साहब अपने फैक्ट्री में गए
आज जा करके गिरधर लाल को इतना ज्यादा सुनाए, इतना ज्यादा उस पर गरमाए, बहुत उसको मतलब बहुत ज्यादा डांटे डपटे, और उसी टाइम के बोले कि जाओ अब तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं मतलब समझो कि मैंने उनको नौकरी से निकाल दिए, सेन साहब ने उसी टाइम उनको नौकरी से निकाल दिए, बोले कि जाइए आपको यहाँ कोई काम नहीं है। जब सेन गिरधर लाल जब घर पर आए, गांव में जो है हल्ला हो गया। जब हल्ला हो गया कि गिरधर लाल को सेन साहब ने नौकरी से निकाल दिए हैं, और यह बात जो है लड़का सब भी खबर हो गया था। ये घर छोड़ दिया था, मदन सरेह में रहता था, मतलब कहीं कहीं छुप छाप के रहता था। तो कोई लड़का जा करके मदन से बताया कि तोरा बाबूजी के निकाल दिल वाले लोग, सेन साहब कार अपने काम से निकाल दिल, नौकरी से निकाल दिल, ठीक बा। और होता ही तो और ज्यादा ये थी हो गई, मतलब इनको काफी ज्यादा डर हो गया, काफी ज्यादा डर हो गया कि दादा मतलब कि मुझे छोटे छोटे कार पर जो है, छोटे छोटे गलती पर इतना पिटाई होती है। आज तो उनके मालिक के बेटे के 2 दांत तोड़ दिया हूँ, और उसके बाद उस मतलब उनके मालिक ने जो है कार मतलब अपने काम से नौकरी के पद से हटा दिए। आज तो मेरा बहुत ज्यादा पिटाई होगा। किसने सोचा? मदन ने। लेकिन करे तो करे क्या, जब रात हुआ, तो रात जब हुआ ना तो घर पे गया कौन? मदन। घर पर गया और चुपके से खाना निकाल करके खा लिया। और जब खाया तो इनके माता पिता जो थे घर में कुछ बात कर रहे थे आपस में, इन्हीं के लड़ाई के बारे में। तो इनको थोड़ा थोड़ा सुनाया, तो सोचा कि मैं थोड़ा पास में जा करके थोड़ा कान लगा कर मैंने सुनूंगा, जिससे मतलब कि जा करके थोड़ा सुने कि किस तरह से बात कर रहे हैं लोग, जिससे हम मुझे जो है अंदाजा लग जाएगा कि इन लोगों का कितना ज्यादा खींच है मेरे ऊपर। मतलब ये अंदाजा लगाने के लिए इन लोगों को बात सुनने के लिए गया। तब तक इनके पैर से जो है एक लोटा टकरा गया। लोटा जब टकराया तो लोटा जब गिरा तो ठन ठन के आवाज आ गया। और जब ठन ठन के आवाज आया तो अब तो ये जान गए कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। जब आवाज सुने लोग गिरधर लाल, तो वो निकल करके आए और यह भागने के कोशिश में भागे। लेकिन इस हिसाब से मतलब मदन जो है सोचे कि हम पीछे के रास्ते से भाग देते हैं, और गिरधर लाल सोचे कि हम पीछे के रास्ते से जाएंगे तो इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि आगे से नहीं पकड़ा पाएगा। और वो पीछे से आए और ये पीछे से रास्ते से निकला, और इस तरह से दोनों आदमी जो है आमने सामने हो गए। जब दोनों आमने सामने हो गए, गिरधर लाल और मदन, तो मदन जो था एकदम देह हाथ टाइट कर करके इस तरह से खड़ा हो गया, क्योंकि बुझा कि अब बहुत ज्यादा चभकने वाला है मेरे पीठ पर। लेकिन गिरधर लाल जो थे उनको कोरा में उठा करके आज शाबाशी दिए, पीठ पर थपथपा करके, अब बोले कि शाबाश बेटा, आज तूने अपने अन्याय के बदला ले लिया है। एक तेरा बापा है कि हमेशा उसके खातेदारी करता है, उसका अन्याय सहकर भी उसकी खातेदारी करता रहता है। इस पाठ में इतना ही है दोस्तों, लेकिन हम अभी सब्जेक्टिव बता रहे हैं। सब्जेक्टिव में आएगा कि मदन और कासू के झगड़े के बीच, मदन और कासू के विवाद के बीच लेखक क्या बताना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि कासू और मदन के झगड़े के बीच लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि कोई भी झोपड़ी वाले महल वाले से अपने अपमान का बदला ले सकता है। ठीक है। और एक सब्जेक्ट आएगा कि महल वाले और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्यों। ऑब्जेक्टिव में आता है कि महल वाले और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो महल वाले। और सब्जेक्टिव में आता है कि महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्यों। यहाँ पर क्यों लगा दिया, सब्जेक्टिव हो गया। तो उसका उत्तर जो है होगा कि महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले ही महल वाले के पक्ष में चले जाते हैं और उनकी तरफ से क्या कर देते हैं, पक्ष ले लेते हैं, जिसके वजह से जो है महल वाले की जीत हो जाती है। अन्यथा झोपड़ी वाले महल वाले के पक्ष न ले तो कभी भी महल वाले झोपड़ी वाले से नहीं जीत सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव आएगा कि
झोपड़ी वाले और महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? तो महल वाले जीते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाला? 2 दांत तोड़ डाला। मदन और कासू के बीच झगड़े के कारण क्या था? तो लट्टू को घुमाना। अब दोस्तों मेन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ इस पाठ में कि इसमें 4 व्यक्ति हैं, सेन साहब, कासू, गिरधर लाल और मदन। ये चारों जो हैं इस पाठ के जो है एक मुख्य पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, क्योंकि ये इस पाठ में इन चारों व्यक्ति के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा किया गया है। तो ये चारों व्यक्ति इस पाठ के क्या हैं? मुख्य पात्र हैं। लेकिन प्रमुख जो पात्र हैं, सबसे मुख्य पात्र मतलब इस कहानी का नायक कौन है? नायक का मतलब होता है हीरो। मतलब कि आप फिल्म देखे होंगे कि नायक उसे बोला जाता है जिसके जीवन पर, जिसके जीवनी पर उस फिल्म को बनाया जाता है, उसी को नायक कहा जाता है। या जो सबसे ज्यादा अपना रोल निभाता है उसी को नायक कहा जाता है। तो इस पाठ में जो है 4 गो मुख्य पात्र हैं, इन चारों ने अपना रोल निभाया है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें नायक जो हुए 2 हुए, या तो कासू होगा या मदन, कासू या मदन। और सब्जेक्टिव जब आता है ना तो वो खोलता नहीं है, वो डायरेक्ट पूछता है कि आपके दृष्टि में इस कहानी का नायक कौन है। क्योंकि अब आप ही लोग सोचिए कि ये मदन ठीक काम किया है या कासू ठीक काम किया है, मतलब ये कहानी में कौन नायक है। इसीलिए कोई कोई व्यक्ति जो है इसके ओर से बोलता है कासू की ओर से, और कोई कोई व्यक्ति मदन की ओर से बोलता है। तो कोई किसी किसी के नज़र में कासू जो है इस पाठ का नायक दिखाई देता है, और किसी किसी के नज़र में मदन जो है इस पाठ का नायक दिखाई देता है। इसीलिए लेखक बहुत सोच समझ के इसका जो प्रश्न की रचना किए हैं वो बोले हैं कि आपके दृष्टि में इस कहानी का नायक कौन है, और तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अगर आप कासू को नायक मानते हैं तो क्यों मानते हैं यह भी बताइए, या आप मदन को नायक मानते हैं तो क्यों मानते हैं यह भी बताइए। और बता दे दोस्तों कि मेरे नज़र में, आपके नज़र में जो हो आप लिखिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप कासू पर ही लिखिए या मदन पर ही लिखिए, लेकिन मेरे नज़र में इस कहानी का नायक जो है मदन है। अब इसका तर्कपूर्ण उत्तर देना है तो मैं उत्तर दे देता हूँ तर्कपूर्ण। क्योंकि मदन जो है अपने अपमान के बदला, अपने पिताजी के मालिक के बेटे के 2-2 दांत तोड़ करके ले लेता है, बिना डरे जो है उनका दांत जो है तोड़ देता है। इस हिसाब से जो है मेरे नज़र में मदन जो है इस कहानी के क्या है? नायक हैं। और आपके हिसाब से कौन इस मतलब आपकी दृष्टि में नायक कौन है? आप इसके आंसर या तो कासू लिखिएगा या मदन लिखिएगा, सब्जेक्टिव में आता है, लेकिन उसका तर्कपूर्ण उत्तर देना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर में आता है। मदन के चरित्र चित्रण करे, कासू के चरित्र चित्रण करे, सेन साहब के चरित्र मतलब अलगे अलगे आई, अलगे अलगे मतलब अलग अलग इन सभी का प्रश्न आएगा 5 नंबर में। सेन साहब के चरित्र चित्रण करे, कासू का चरित्र चित्रण करे, मदन का चरित्र चित्रण करे और गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करे। तो गिरधर लाल के चरित्र चित्रण अगर करना होगा तो देखिए गिरधर लाल जो थे उनके मन में अन्याय के प्रति आवाज उठाना, मतलब वो अन्याय के प्रति लड़ना चाहते थे किंतु उनको हिम्मत नहीं जुट पाता था। इसीलिए उन्होंने अन्याय को देखते हुए भी अपने सेन साहब की खातिरदारी करते रहते थे। इसीलिए तो जब मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ दिया था तो उनको मारने के बजाय उसको शाबाशी दिया और बोले कि शाबाश बेटा, आज तूने अन्याय का बदला ले लिया। एक तेरा बापा है जो हमेशा उसका खातिरदारी करता रहता है अन्याय सहकर भी। ठीक है, सभी के चरित्र चित्रण यदि हम बताएंगे दोस्तों तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग वीडियो मेरा देखना बंद कर देंगे। इसलिए मैं एक सब्जेक्टिव का वीडियो बनाऊंगा। हाँ, और आप लोग प्यार और दुलार दीजिए, वीडियो के शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा व्यू आएगा मैं उतना ही ज़्यादा वीडियो बना बना करके डालूंगा दोस्तों। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और एक और आता है क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में कि
गिरधर लाल ने मदन के द्वारा कासू के 2 दांत तोड़ डालने पर भी गिरधर लाल ने मदन को पीटने के बजाय शाबाशी क्यों दिया? तो इसका आंसर भी वही होगा, क्योंकि मदन के मन में, गिरधर लाल के मन में अन्याय के प्रति विरोध आवाज उठाने का मन था, किंतु वो उनका हिम्मत नहीं जुड़ पाता था। इसीलिए गिरधर लाल ने मदन को पीटने के बजाय अपने छाती से लगा करके शाबाशी दिए। चलिए दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। इस पार्ट को शेयर कीजिए और आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।